के अंतर्गत हम लोगों ने मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर को पढ़ा। अकबर के बाद जो अगले मुगल बादशाह बने थे वह बने थे आपको जहांगीर। जहांगीर बने थे, जहांगीर। तो आज के सेशन में हम लोगों को जहांगीर के विषय में पढ़ना है। आज के सेशन में हम लोगों को जहांगीर के विषय में पढ़ना है। जहांगीर का जो जीवन काल है वह है 1569 से 1627 और जहांगीर का जो शासन काल है वह है 1605 से 1627। तो शासन काल को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो जहांगीर, अकबर का निधन 1605 में हुआ। अकबर के निधन होने के बाद जहांगीर बादशाह बने। अकबर के निधन होने के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर बादशाह बना। जहांगीर की बादशाहत 1605 में स्थापित हुई और 1605 से अपने मृत्यु पर्यंत 1627 ईस्वी तक जहांगीर जो है आपको बादशाह रहे। जहांगीर को हमें पढ़ना है, जहांगीर को हमें जानना है। तो सबसे पहले जहांगीर के आरंभिक जीवन के विषय में देखते हैं। जहांगीर के आरंभिक जीवन को देखने के बाद जहांगीर के जीवन में नूरजहां के महत्व को देखते हैं। जहांगीर के जीवन में नूरजहां के महत्व को देखने के बाद फिर जहांगीर ने कई सारे सैन्य अभियान किए, उसके सैन्य अभियान को भी हम लोग देखेंगे। और फिर जहांगीर के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने भारत में व्यापारी कोठी की स्थापना की और भारत के साथ व्यापार करना प्रारंभ किया। भारत के साथ व्यापार करना प्रारंभ किया। तो अंग्रेजों का जो व्यापार है वह भारत में जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल से ही स्थापित हुआ। तो कई सारे अंग्रेज व्यापारियों का जहांगीर के दरबार में आगमन हुआ था, उस पहलू को देखेंगे। और फिर जहांगीर का जो शासनकाल है वह अपने चित्रकला के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इन तमाम पहलुओं को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले जहांगीर के जीवन के आरंभिक घटना, जहांगीर के जीवन के आरंभिक घटना या फिर जहांगीर के विषय में सामान्य सी जानकारी, और इसके बाद नूरजहां का उनके जीवन में महत्व, नूरजहां का उनके जीवन में महत्व, और फिर विदेशी व्यापार की स्थापना, विदेशी व्यापार की स्थापना, और फिर चित्रकारी, चित्रकारी, और फिर जो है आपको सैन्य अभियान, फिर जो है आपको सैन्य अभियान। इन पहलुओं को हम लोग देखेंगे। जहांगीर का जन्म, सबसे पहले जहांगीर के जीवन के आरंभिक घटनाओं को हम लोग देखते हैं। तो जो जहांगीर है, इनके बचपन का नाम या इनका मूल नाम हुआ करता था सलीम। इनका मूल नाम क्या था आपको? सलीम। सलीम इनका मूल नाम था। एक आपको सूफी संत हुआ करते थे। मुगल काल पढ़ाने के बाद हम आपको भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ाएंगे। मुगल काल पढ़ाने के बाद भक्ति सूफी नहीं पढ़ाएं। मुगल काल को पढ़ाने के बाद जो है भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ाएंगे। तो जो भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ाएंगे वहां पर सूफी संतों की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो सूफी संतों में जो है आपको एक प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। शेख सलीम चिश्ती का अकबर के साथ बेहतर संबंध था। ऐसी मान्यता है कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिस वजह से अकबर ने उस पुत्र का नाम उस चिश्ती संप्रदाय के संत पर ही रखा और सलीम रखा। तो वही सलीम आगे चल करके जो है जहांगीर के नाम से जाना गया। तो जहांगीर के बचपन का नाम या मूल नाम जो है आपको सलीम था। इनका जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में मरियम उज्जमानी या जोधाबाई या हरखाबाई के गर्भ से हुआ था। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जो जहांगीर है, जहांगीर की माता मरियम उज्जमानी थी। जहांगीर की माता जो है आपको मरियम उज्जमानी थी। और मरियम उज्जमानी तो बाद में इनको कहा जाने लगा, बल्कि मूल तौर पर मरियम उज्जमानी का नाम हरखाबाई समझिएगा, हरखाबाई मूल तौर पर जो है उसका नाम था। और जहांगीर प्रथम मुगल बादशाह हुए
जिनकी माता राजपूत हिंदू धर्म के अंतर्गत राजपूत महिला थी, उनकी माता जहांगीर की माता जो हरखाबाई थी वह आपको राजपूत महिला थी। इसके बाद और भी बादशाह हुए जो राजपूत मां के गर्भ से जन्म लिए हैं। अब जहांगीर अब बादशाह के घर में पैदा हुआ तो स्वाभाविक सी बात है, शानो शौकत तो जहांगीर के डीएनए में था। और जहांगीर जैसे एक बात को समझिएगा आप, जहांगीर जब बादशाह थे तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जहांगीर अपने जीवन के अंतिम दौर में पहुंच गए, अपने शासनकाल के अंतिम दौर में पहुंच गए, तब जहांगीर को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने छोटे मोटे चीजों को लेकर अपनी सत्ता को गंवा बैठा, बेहतर ढंग से मैं शासन नहीं कर सका। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र किया है। मतलब जहांगीर जब जीवन के अंतिम पड़ाव पे थे तो उन्हें लगा कि मैंने सोरे शराब के लिए जो है पूरी की पूरी हिंदुस्तान की सत्ता को दांव पे डाल दिया। जहांगीर भी ऐसे मुगल बादशाहों में शामिल है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। मूल तौर पर एक मुगल बादशाह बाबर है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबर के बाद जो दूसरे मुगल बादशाह है वह आपको जहांगीर है। जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है और जो जहांगीर की आत्मकथा है उसे हम लोग तुजुक ए जहांगीरी कहते हैं। और जो तुजुक ए जहांगीरी है यह आपको फारसी भाषा में लिखा गया था। यह जो है आपको फारसी भाषा में लिखा गया था। यह आपको फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी लिखा गया था। और ध्यान रहे कि जहांगीर इस आत्मकथा को पूर्ण नहीं कर पाया था, यानी पूरा नहीं कर पाया था, जिस वजह से जहांगीर के निधन हो जाने के बाद जहांगीर की आत्मकथा को पूर्ण करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। देखिए यहां पर एक चीज हम आपको गौर करवाएंगे। एक बात यह भी पूछा जाता है, कौन ऐसे मुगल बादशाह है जिसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। और एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है, कौन ऐसे मुगल बादशाह है जिसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। तो जहांगीर होगा। क्या होगा? जहांगीर होगा। और अगर हम मुगलों की मातृभाषा को देखें तो मुगलों की मातृभाषा तुर्की हुआ करती थी। मुगलों की मातृभाषा तुर्की हुआ करती थी, लेकिन ध्यान रहे कि मुगलों की जो राजकीय भाषा थी, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी। तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा। एक तो यह पहलू है कि मुगलों की मातृभाषा और राजकीय भाषा, और दूसरा किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा तुर्की में और किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। तो इसको भी आपको ध्यान से याद रखना है। समझ गए? इसको भी आपको ध्यान से याद रखना है। अब देखिएगा, जब जहांगीर 1605 में अपने पिता अकबर के निधन होने के बाद बादशाह बने तो जहांगीर ने कई प्रकार के आदेश जारी किए और कुल मिलाकर के जहांगीर ने 12 आदेश जारी किया। जहांगीर ने कुल मिलाकर के बादशाह बनने के बाद 12 आदेश या 12 अध्यादेश जारी किया। 12 अध्यादेश जारी किया। तो अब आप यहां ध्यान से सुनिएगा। सल्तनत काल में एक सुल्तान हुआ करते थे, उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना था तो उसने 4 अध्यादेश जारी किया था। उसी प्रकार से जब आपको जहांगीर बादशाह बना था तो जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए। और दोनों प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, किसने 4 अध्यादेश जारी किए और किसने 12 अध्यादेश जारी किए। 4 पूछेगा तो अलाउद्दीन खिलजी और 12 पूछेगा तो जहांगीर। अब जो जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए, उस 12 अध्यादेश में जहांगीर ने मुसलमानों पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया। मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगता था जिसको जकात कहा जाता था। मुसलमानों पर एक व्यापारिक कर लगता था जिसे तमगा कहा जाता था। तो जब जहांगीर बादशाह बने तो जहांगीर में थोड़ी बहुत कट्टरता थी, लेकिन ध्यान रहे कट्टरता होने के बावजूद भी जहांगीर बहुत ज्यादा
भारत को लेकर कट्टरवादी नीति नहीं अपना पाए। भले थोड़ी बहुत कट्टरता थी, तो उसके पिता अकबर थे और अकबर धर्मनिरपेक्ष शासक था, तो अकबर का भी प्रभाव था जहांगीर के ऊपर, अकबर का भी प्रभाव जहांगीर के ऊपर था। लेकिन थोड़ा अंदर से जो है कट्टरपन की भावना जहांगीर के भीतर आ गई थी। अगर कट्टरपन की भावना नहीं आती तो जहांगीर सिर्फ जकात को ही नहीं समाप्त करता बल्कि जजिया को भी समाप्त करता। लेकिन क्या जहांगीर ने जजिया को समाप्त किया है? नहीं किया है, जहांगीर ने जजिया को समाप्त नहीं किया है। और साथ ही साथ अगर हम अकबर को देखें तो अकबर एक भी हिंदू मंदिर को नहीं तुड़वाया। और जहांगीर की भी हम बात करें तो जहांगीर भी एक भी हिंदू मंदिर को नहीं तुड़वाया है, जहांगीर भी एक भी हिंदू मंदिर को नहीं तुड़वाया है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो है राजस्थान के वराह में स्थित एक विष्णु मंदिर को तुड़वाया था, उसके अलावा अन्य किसी मंदिर को नहीं तुड़वाया था। तो अपवाद स्वरूप देखिए, ये जहांगीर के संदर्भ में अपवाद वाली बात है। सामान्य तौर पर अगर पूछी जाए ये बात कि क्या जहांगीर ने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था या नहीं तुड़वाया था, तो हम लोग स्पष्टता पूर्वक कहेंगे कि जहांगीर ने हिंदू मंदिरों को नहीं तुड़वाया था, नहीं तुड़वाया था। सामान्य तौर पर इस बात को याद रखना है। लेकिन ध्यान रहे कि अपवाद स्वरूप जो है जहांगीर ने एक हिंदू मंदिर को तुड़वाया था, राजस्थान के बराह में स्थित विष्णु मंदिर को तुड़वाया था, विष्णु मंदिर को तुड़वाया था। तो कुल मिलाकर के जब आप जहांगीर को पढ़ते हैं तो आपको यह पता चलता है कि जहांगीर में भी थोड़ी बहुत कट्टरता थी। तो 12 अध्यादेश में एक तो मुसलमानों से लिए जाने वाले कर को समाप्त कर दिया, दूसरा जो जहांगीर का राज्याभिषेक का दिन था वह गुरुवार था, और जो अकबर का जन्म दिवस था वह रविवार था। तो जहांगीर ने ये 2 दिन, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार और रविवार को घोषणा करी कि ये 2 दिन पशु बलि नहीं दी जाएगी, पशु की हत्या नहीं की जाएगी, पशु की हत्या नहीं की जाएगी। ऐसे तो पशु बलि के ऊपर ही रोक लगा दिया जाना चाहिए था, लेकिन जहांगीर खास 2 दिन पर पशु बलि के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी। फिर इसके बाद जहांगीर ने अपने शासनकाल में सभी प्रकार के नशीले पेय पदार्थ या मादक द्रव्य, सभी प्रकार के नशीले पेय पदार्थ या मादक द्रव्य पर प्रतिबंधित कर दिया। मतलब जो शराब है, जो तंबाकू है, इन सभी के ऊपर जो है जहांगीर के द्वारा रोक लगा दिए गए थे। फिर जहांगीर के जीवन का जब आप मूल्यांकन करते हैं तो कई सारी बातें निकलकर सामने आती है। उन बातों में एक यह निकलकर सामने आता है कि जहांगीर काफी न्यायप्रिय शासक था, न्यायप्रिय शासक था। जहांगीर ने आगरा के किला में न्याय का जंजीर लगा रखा था। जहांगीर न्यायप्रिय शासक था और न्याय करने में विश्वास करते थे जहांगीर, और जहांगीर ने अपनी राजधानी आगरा के भीतर न्याय का जंजीर लगाया। और जहांगीर ने यह घोषणा कर रखी थी कि हमारे राज्य के भीतर अगर किसी भी आम नागरिकों के साथ अन्याय होता है तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उसे न्याय दें, हम उसे न्याय दें। इसके बाद हमने आपको पिछला सेशन में इस बात का जिक्र किया कि जब अकबर अपने जीवन तथा शासनकाल के अंतिम दौर में थे तो अकबर के खिलाफ विद्रोह उसके पुत्र जहांगीर करने लगे थे, उसके पुत्र जहांगीर अकबर के खिलाफ विद्रोह करने लगे थे। और जहांगीर के संतानों ने यह देखा कि हमारे पिता तो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। जहांगीर के संतानों ने यह देखा कि हमारे पिता मतलब जहांगीर अपने पिता यानी अकबर के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। तो फिर वही चीज जहांगीर का पुत्र भी सीखा। संतान किससे सीखता है? संतान अपने माता पिता से सीखता है। आपके माता पिता का जो चाल चरित्र होता है वही आपका होता है। तो फिर जब 1605 में अकबर के निधन के बाद जहांगीर बादशाह बने तो जहांगीर के बादशाह बनने के कुछ ही महीनों बाद जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था और जो खुसरो था, खुसरो का विद्रोह जहांगीर के खिलाफ 1606 ईस्वी में हो गया। 1606 ईस्वी में हो गया। और जब खुसरो 1606 ईस्वी में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने लगे, जब खुसरो 1606 ईस्वी में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करने लगे तो फिर
इस विद्रोह में खुसरो को मान सिंह ने, अजीज कोका ने, सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने, इन लोगों ने खुसरो को साथ दिया। इन लोगों ने खुसरो को साथ दिया। लेकिन मुगल सेना थी, मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी, और जहांगीर ने अपनी बड़ी मुगल सेना का लाभ उठाते हुए जो है खुसरो के विद्रोह को दबा दिया। और खुसरो के विद्रोह को दबाने के बाद जहांगीर खुसरो को अपने नजर पे रखा, और खुसरो को आगरा के किला में बंद कर रखा था। और बाद में जाकर जब जहांगीर ने दक्षिण भारत का अभियान किया, तो दक्षिण भारतीय अभियान के दौरान जहांगीर ने खुसरो को भी भेजा, और एक कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र के तहत जहांगीर ने खुसरो की हत्या करवा दी। समझे, खुसरो की हत्या करवा दी, और फिर इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, वहां आकर के इनके शव को दफना दिया गया। वहां आकर के इनके शव को जो है दफना दिया गया। और ध्यान रहे कि आपको जो खुसरो को षड्यंत्र में 7 सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने दिए थे, जिस कारण जहांगीर ने सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की भी हत्या करवा दी। गुरु अर्जुन देव की भी जो है हत्या जहांगीर ने करवा दी। ये जहांगीर के जीवन से संबंधित आरंभिक बातें हुई। जहांगीर के जीवन से संबंधित जो है ये आपको कुछ आरंभिक बातें हुई। अब इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार याद कीजिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। जहांगीर के बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? आगे जहांगीर का जन्म कब हुआ है? अच्छा, प्रथम मुगल बादशाह कौन हुए जिनकी माता राजपूत थी? कौन? इनकी माता राजपूत थी ना जी। आमेर के शासक बिहारी मल या भारमल की पुत्री थी ना जी, और आमेर के शासक भारमल तो राजपूत शासक थे। समझ गए? तो जहांगीर की माता राजपूत हुई या नहीं हुई? हाँ या ना? चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा कि कौन ऐसे मुगल बादशाह है जिन्होंने अपनी आत्मकथा अपने राजकीय भाषा में लिखा? जहांगीर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न किए, अकबका गए ना। अगर सीधा फारसी बोल देते तो बोल देते, यहां पर फारसी के जगह राजकीय भाषा शब्द का प्रयोग कर दिए। समझ गए? यानी मुगलों का राजकीय भाषा फारसी था, तो फारसी की जगह हम राजकीय भाषा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए? तो यही सब परीक्षा में थोड़ा बहुत ट्विस्ट करता है क्वेश्चन। जैसे ट्विस्ट किया बाबर जहांगीर बाबर, कंफ्यूजन। फिर क्या मारेंगे वो आपको भी नहीं पता रहता, दोनों में से कुछ वो मार के आ जाते हैं, फिर आपका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ गए? तो इसलिए चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिए, सुनिए, और क्या कहेंगे, और तो कुछ नहीं कहेंगे। चलिए बताइए, अभी तुरंत बताए हैं, तुरंत कंफ्यूज हो गए आप लोग, तुरंत न बताए। हाँ, कुछ लोग बताए, कुछ लोग कंफ्यूज हुए, समझे? चलिए, कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने गद्दी पर बैठते ही 12 अध्यादेश जारी किया? कौन थे? अच्छा, क्या जहांगीर ने हिंदू मंदिर को तोड़ा? अब 500 रुपए को मंदिर को तोड़ा है ना जी। चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा, जहांगीर के किस पुत्र ने उसके खिलाफ विद्रोह किसने कर दिया था? और खुसरो को विद्रोह में साथ कौन कौन दे रहा था? मान सिंह, अजीज कोका, गुरु अर्जुन देव। मान सिंह, अजीज कोका, गुरु अर्जुन देव। तो खुसरो को विद्रोह करने में मदद कौन कौन कर रहा? मान सिंह, अजीज कोका और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? जहांगीर ने। क्यों करवाई? क्योंकि उसने खुसरो को विद्रोह करने में साथ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जानते हैं अर्जुन देव साथ नहीं दिया था। गलत फहमी में जो है जहांगीर ने उसकी हत्या करवा दी। देखिए हुआ क्या था कि जब खुसरो विद्रोह किया तो खुसरो के पीछे स्पाई जहांगीर ने लगा दिया। जब खुसरो विद्रोह किया ना, तो खुसरो के पीछे जो है जहांगीर ने गुप्तचर लगा दिया, और देख रहा था गुप्तचर कि जा कहां कहां रहा है। तो विद्रोह करने के बाद खुसरो विद्रोह करने के बाद सबसे पहले जाकर गुरु अर्जुन देव से मिला, और गुरु अर्जुन देव को कुछ भी नहीं पता था कि अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करके आया। कुछ भी नहीं पता था कि क्या करके आया है, क्या नहीं करके आया है। समझ गए? तो गुरु अर्जुन देव के पास आया, तो अब वो सिख गुरु हैं, अब उसको जाकर के कोई प्रणाम करेगा तो स्वाभाविक सी बात है उसको आशीर्वाद देगा। वो भी मुगल राज परिवार से था, तो गुरु अर्जुन देव ने उसको आशीर्वाद दिया, उसके माथा पर टीका लगाया। जैसे ही यह घटना घटित हुई
जो गुप्तचर था उसने जहांगीर को सूचना दे दिया अर्जुन देव साथ में है और एक बड़ी फौज है अर्जुन देव के पीछे, तो जल्दी से निपटाइए अर्जुन देव को, और नहीं तो फिर बड़ा विद्रोह हो जाएगा। तो जहांगीर भी कोई तहकीकात नहीं करने लगे, बल्कि चटमंगनी पटबिया, समझे, मतलब जो है सब चीज फटाफट हो गया। तो एक प्रकार से कहिए तो गलतफहमी में गुरु अर्जुन देव को शहादत देना पड़ा, गुरु अर्जुन देव को शहादत देना पड़ा। खैर चलिए कोई बात नहीं, शहादत हो गई। चलिए अब इसके बाद आगे आते हैं। जहांगीर के जीवन में नूरजहां का बहुत ज्यादा महत्व था, समझ गए, काफी महत्व था नूरजहां का। और जहांगीर का जो जीवन था वह नूरजहां के इशारों पर नाचता था, समझ गए। नूरजहां कहती थी उठने तो उठता था, बैठने तो बैठता था, समझ गए। ऐसा अपने आप को बना लिया था कौन? जहांगीर, नूरजहां को लेकर के। नूरजहां को समझिएगा, देखिए नूरजहां, और नूरजहां जब से जहांगीर के जीवन में आई तब से लेकर जहांगीर के निधन होने तक तिकरमबाजी करती रही और हमेशा अपने स्वार्थ में लीन रही, समझ गए। अपने स्वार्थ में नूरजहां हमेशा लीन रही थी। अभी हम आपको बताते हैं, 5 से 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि कैसे नूरजहां हमेशा स्वयं के स्वार्थ में जो है लीन रही थी। देखिए, एक तो नूरजहां भारत की थी भी नहीं, ईरान की रहने वाली थी। ईरान जिसको फारस कहते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद ईरान, अफगानिस्तान के बाद ईरान की रहने वाली थी। और नूरजहां को नूरजहां नाम जहांगीर ने दिया था। नूरजहां का नूरजहां पहले नाम ही नहीं था। नूरजहां का मूल नाम था मेहरुनिसा। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुनिसा। नूरजहां की माता अस्मत बेगम, नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग, नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग, और नूरजहां के पति अली कुली बेग, नूरजहां के पति अली कुली बेग। तो नूरजहां को अपने पति अली कुली बेग से एक पुत्री की भी प्राप्ति हुई थी, उसका नाम था लाडली बेगम। तो नूरजहां के परिवार के विषय में आपने जाना, नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग, माता अस्मत बेगम, नूरजहां के पति अली कुली बेग, और नूरजहां की जो बेटी थी लाडली बेगम। नूरजहां के पति अली कुली बेग का 1607 ईस्वी में निधन हो गया। नूरजहां के पति अली कुली बेग को शेर अफगान भी कहा जाता था, अली कुली बेग को शेर अफगान भी कहा जाता था। और अली कुली बेग का निधन 1607 में हो गया। 1607 में जब नूरजहां के पति अली कुली बेग का निधन हो गया, नूरजहां विधवा हो गई, तो फिर नूरजहां मुगलों की सेवा में, जो नूरजहां थी वह मुगलों की सेवा में नियुक्त हुई। और मुगल बादशाह थे अकबर की अनगिनत बीबी, अकबर की बीबी का गिनती नहीं हुआ, बहुत बीबी थी अकबर की, समझ गए। अरे सही बता रहे महाराज, समझ गए। तो अकबर की एक विधवा थी सलीमा बेगम की सेवा में ही नूरजहां नियुक्त हुई थी। सलीमा बेगम, अकबर की विधवा पत्नी सलीमा बेगम की सेवा में नूरजहां नियुक्त हुई थी। और जहांगीर से पहले जब अकबर बादशाह थे तो अकबर ने मुगल राज दरबार में नवरोज का त्योहार मनाना प्रारंभ किया था। नवरोज का त्योहार मनाना प्रारंभ किया था। यहां पे थोड़ा आप गौर कीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में नवरोज त्योहार मनाना प्रारंभ किया था बलबन ने। किसने? बलबन ने। उसी प्रकार से आपको मुगल काल में नवरोज त्योहार मनाना प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर ने किया। और अकबर की इस परंपरा को जहांगीर भी जारी रखा, शाहजहां भी जारी रखा, लेकिन औरंगजेब ने समाप्त कर दिया। तो नवरोज त्योहार जहांगीर के शासनकाल के दौरान 1611 ईस्वी में आयोजित हो रहे थे। प्रत्येक वर्ष आयोजित होता था, लेकिन 1611 ईस्वी में जो नवरोज का त्योहार आयोजित हुआ था, उस नवरोज त्योहार के दौरान ही जहांगीर की नजर नूरजहां पर पड़ी। और जब जहांगीर की नजर नूरजहां पर पड़ी तो जहांगीर यह मन में बैठा लिया कि हमें इसके साथ निकाह करना है। और बादशाह थे,
बादशाह ने घोषणा करी कि हम नूरजहां के साथ निकाह करेंगे। तुरंत निकाह हो गया। तो 1611 ईस्वी में ही नवरोज त्योहार के अवसर पर नूरजहां को देखने के बाद जहांगीर ने यह मन बना लिया कि हमें इसके साथ निकाह करना है। और फिर 1611 ईस्वी में ही जहांगीर का निकाह नूरजहां के साथ हो गया, नूरजहां के साथ हो गया। और इस प्रकार नूरजहां का विवाह जहांगीर के साथ हुआ। नूरजहां जहांगीर के जीवन में आई। नूरजहां काफी तेज महिला थी। नूरजहां ने सबसे पहले जहांगीर के कमजोर पक्षों को टटोला कि जहांगीर का कमजोर पक्ष क्या है। जहांगीर की कमजोरी को समझा, जहांगीर की कमजोरी को समझा। और जब एक बार नूरजहां जहांगीर की कमजोरी को पकड़ ली तो फिर उसी के बलबूते पूरे जीवन भर जहांगीर को अपने इशारों पर नचाया। मुगल काल में जहांगीर के शासन अवधि के दौरान किसी भी सरकारी दस्तावेज पर जहांगीर के हस्ताक्षर के साथ साथ नूरजहां का भी हस्ताक्षर होना आवश्यक होता था। बिना नूरजहां के हस्ताक्षर के वह सरकारी दस्तावेज मान्य नहीं माना जाता था। यानी नूरजहां एक ऐसी महिला थी जिसने मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप की, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप की। और फिर नूरजहां अपने मन मुताबिक इशारों पर जहांगीर से काम करवाने लगी। और जब जहांगीर अपने जीवन के अंतिम दौर में थे तो जहांगीर की भी कई सारी बीवियां थी। जहांगीर का एक पुत्र था, उसका नाम था शहरयार। और नूरजहां की एक बेटी थी। नूरजहां को लाडली बेगम नामक बेटी थी जिसकी प्राप्ति अली कुली बेग से हुआ था। तो नूरजहां की बेटी लाडली बेगम का विवाह जहांगीर ने अपने पुत्र शहरयार के साथ करवाया। और नूरजहां जहांगीर के निधन होने के बाद यह चाह रही थी कि उसका उत्तराधिकारी उसका दामाद शहरयार बने और पूरी षड्यंत्र रची। जहांगीर के निधन होने के बाद जो है पूरी षड्यंत्र रची, अपनी पूरी ताकत लगा दी शहरयार को बादशाह बनाने में। लेकिन शहरयार बादशाह बन नहीं पाया, शहरयार जो है बादशाह बन नहीं पाया। तो अब आप खुद यहां पर देख सकते हैं कि जो नूरजहां है काम में हस्तक्षेप करने लगी, निधन होने के बाद अपने दामाद को बादशाह बनाने में लगी रही। तो यह सब क्या साबित करता है? यह सब कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि हमेशा जो है अपने लिए काम जो है आपको नूरजहां किया करती थी। और ध्यान रहे कि जहांगीर ने अपने शासनकाल के दौरान नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग थे। मिर्जा गयास बेग को जहांगीर ने एतमा-उद-दौला की उपाधि दी। और कालांतर में जाकर जब मिर्जा गयास बेग का निधन हो गया तो मिर्जा गयास बेग के निधन होने के बाद नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग के सम्मान में एक मकबरे का निर्माण करवाई, जिसे इतिहास में एतमा-उद-दौला का मकबरा कहा जाता है। और जो एतमा-उद-दौला का मकबरा है वह आगरा में है। और एतमा-उद-दौला का मकबरा भारतवर्ष के भीतर प्रथम मकबरा है जिसमें पिटरा ड्यूरासेली का प्रयोग किया गया था, जिसमें पिटरा ड्यूरासेली। अब यहां पर कहिएगा पिटरा ड्यूरासेली क्या होता है? देखिए, होता यह है कि जो भवन होते हैं उस भवन के दीवार पर, भवन है, रूम है, कमरा है, तो उसका एक दीवार है। तो दीवार पर जो है, दीवार के ऊपर महंगी धातुओं से नक्काशी की जाती है या दीवार के ऊपर महंगी धातु को जड़ा जाता है। दीवार के ऊपर यानी किसी भी भवन के दीवार पर संगमरमर लगाकर उस संगमरमर में महंगी धातुओं को जो जड़ा जाता है, महंगी धातुओं को जो लगाया जाता है और उस महंगी धातु के माध्यम से जो है अलग अलग प्रकार की सुंदर आकृति बनाई जाती है, उसी को पिटरा ड्यूरासेली कहा जाता है। तो जो एतमा-उद-दौला का मकबरा है वह भारतवर्ष के भीतर प्रथम मकबरा है जिसमें पिटरा ड्यूरासेली का प्रयोग हुआ था, जिसमें पिटरा ड्यूरासेली का प्रयोग हुआ था। तो आप इन बातों को याद रखिएगा। तो आइए एक बार नूरजहां को याद करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बताइएगा नूरजहां का मूल नाम या बचपन का क्या नाम? मेहरू। नूरजहां का मूल नाम या बचपन का क्या नाम? मेहरू निसा। नूरजहां कहां की रहने वाली? कहां की रहने वाली? नूरजहां के पिता कौन थे?
मिर्जा मिर्जा गयास बेग को एतमा उदौला की उपाधि किसने दिया? एतमा उदौला की उपाधि। नूरजहां की माता कौन? असमत बेगम। असमत गुलाब से इत्र बनाने की प्रथा की खोज किसने की? असमत बेगम ने की। और नूरजहां के पहले पति कौन थे? अली कुली शेर अफगान के नाम से किसे जाना जाता? नूरजहां को अली कुली बेग से एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, उसका क्या नाम? लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के किस पुत्र के साथ हुआ था? शहरयार के साथ हुआ था। और जहांगीर के निधन होने के बाद नूरजहां किसको बादशाह बनाना चाहती थी? शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी। ठीक है, शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी। इसके बाद आगे बताइएगा कि कौन ऐसी मुगल महिला थी जो मुगल शासन प्रशासन में हस्तक्षेप करी थी? कौन थी? एतमा उदौला के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? एतमा उदौला का मकबरा कहां है? पिटरा ड्यूरा शैली का प्रयोग सर्वप्रथम किस मकबरा में? हाँ, एतमा उदौला के मकबरा में हुआ। ठीक है, एतमा उदौला के मकबरा में हुआ। इसके बाद आगे बताइएगा, नूरजहां का निकाह जो है, नूरजहां का निकाह जहांगीर के साथ कब हुआ? 1600। मेहरू निसा को नूर महल या नूरजहां की उपाधि किसने दी है? जहांगीर ने दी है। किसने दी है? जहांगीर ने दी है। अब इसके बाद विदेशी व्यापार को लेकर बात करते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा बहुत तो इतिहास जानते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि एकदम नील बट्टे सन्नाटा ही होंगे। ठीक है, आपको तैयारी कैसा चल रहा है? ये लड़की कैसा तैयारी चल रहा है? पढ़ रहे हैं ना? क्या घंटा पढ़ते हैं? ईमानदारी से, मम्मी कसम, ईमानदार सेल्फ स्टडी क्या घंटा? कितना? 6-7 घंटा। सही में? हमारी कसम कहिए तो। हाँ, सही बोल रहा है। ठीक, होमवर्क कर लेते हैं ना? चलिए ठीक है, पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है। क्या घंटा पढ़ते हैं? सेल्फ स्टडी क्या घंटा है? 6-7 घंटा। चलिए ठीक, मेरिट में छठे थे जी, मेरिट में छठे। चलिए देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। 1600 ईस्वी में। और 1600 ईस्वी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना हुई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्थापना के समय मुगल बादशाह थे अकबर थे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना प्रारंभ 1608 ईस्वी से किया है। 1608 ईस्वी से किया है। तो 1608 ईस्वी से व्यापार करना प्रारंभ किया है। तो आप देख सकते हैं जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। तो मतलब क्या हम यहां पर यह बात कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मुगल बादशाह अकबर के समय हुई, तो वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना प्रारंभ जहांगीर के शासनकाल से किया। भारत में व्यापार करना प्रारंभ जहांगीर के शासनकाल से किया। क्या हम यह बात कह सकते हैं? हाँ या ना? एकदम कह सकते हैं। और जो आपको मुगल बादशाह जहांगीर है, जहांगीर के समय ही 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में खोली। अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि अंग्रेज अपना पहला व्यापारिक कोठी सूरत में ही क्यों खोला? तो जब आप आगे मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह पढ़ने को मिलेगा कि जो मुगल बादशाह हैं या मुगल काल के दौरान मुगलों का जो सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, मुगलों का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत था। क्या था? सूरत था। मुगलों का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत था। इसलिए कोई भी व्यापारिक कंपनी अगर भारत आती थी तो सबसे पहले उसका नजर सूरत पर ही पड़ता था। सबसे पहले वह अपने आप को सूरत में ही स्थापित करता था। तो मुगलों ने भी अंग्रेजों ने भी सबसे पहले अपने आप को सूरत में ही स्थापित किया। लेकिन जहांगीर ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। परंतु इसके बावजूद सूरत में व्यापारिक कोठी खोली जा चुकी थी। 1608 में खुल गई थी व्यापारिक कोठी।
लेकिन ध्यान रहे कि उसको मान्यता तुरंत नहीं मिला था, बल्कि उसको मान्यता मिला था 1613 में जाकर के, 1613 में जाकर के। अब आगे आप समझिएगा, जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने के उद्देश्य से, जो मुगल बादशाह जहांगीर थे, जहांगीर से व्यापारिक छूट लेने के उद्देश्य से इंग्लैंड के राजा, उस समय जेम्स प्रथम थे, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम। और ध्यान रहे, अकबर के कालीन इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, और जहांगीर के कालीन ब्रिटेन के राजा थे जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने अपना पहला राजदूत बनाकर कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में आए, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के आगरा दरबार में आए, और कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से फारसी भाषा में बात करी ताकि जहांगीर व्यापारिक छूट दे सके। लेकिन जहांगीर अंग्रेजों पर शुरुआती दौर में विश्वास नहीं किया और कैप्टन हॉकिंस को व्यापारिक छूट देने से इनकार कर दिया। लेकिन कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने अपना मनसबदार बना लिया, अपना सरकारी नौकर बना लिया, अपना नौकर बना लिया। कैप्टन हॉकिंस के बाद 1615 में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर सर टॉमस मुंडो को जहांगीर के दरबार में भेजा। सर टॉमस मुंडो को जहांगीर के दरबार में भेजा। सॉरी सर टॉमस रो, सॉरी टॉमस मुंडो नहीं, टॉमस रो, सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा। और टॉमस रो 1615 में जब जहांगीर के दरबार में आए, 3 बरस तक टॉमस रो रुके थे, 3 बरस तक भारत में रुके थे। और सर टॉमस रो उस 3 वर्ष के दौरान जहांगीर का कई बार चक्कर लगाया, जहांगीर का आगे पीछे करने लगा। अंत जहांगीर को आजीज होकर व्यापारिक छूट देना पड़ा, जहांगीर को आजीज होकर व्यापारिक छूट देना पड़ा। इस प्रकार जहांगीर ने सर टॉमस रो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की छूट प्रदान की, भारत में व्यापार करने की छूट प्रदान की। फिर जब व्यापारिक छूट प्राप्त हो गई तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करना शुरू कर दी, व्यापार करना शुरू कर दी। इसके बाद आगे है चित्रकारी। जहांगीर को जब आप एनालिसिस करेंगे जहांगीर को और जहांगीर की आत्मकथा को पढ़ेंगे, तो जहांगीर अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र करते हैं कि कोई भी चित्र हो, चाहे किसी मृतक चित्रकार ने बनाया हो, यानी जो मर गया हो, या फिर कोई जीवित चित्रकार ने बनाया हो, जहांगीर छूकर देखकर बता सकता है कि यह चित्र किसने बनाया है। यानी चित्रकारी के ऊपर जो है जहांगीर का काफी ज्यादा पकड़ था, चित्रकारी के ऊपर जहांगीर का काफी ज्यादा पकड़ था। देखिए बादशाह की हालत देखिए, आप शासक की हालत देखिए, राजा की हालत देखिए। जहांगीर ने मादक पेय पदार्थ के ऊपर रोक लगाया और जहांगीर स्वयं खूब पीता था, पीता नहीं था, खूब पीता था, समझिए, खूब पीता था जहांगीर। यानी जहांगीर कौन चीज में लगा रहता था जानते हैं? जैसे कि अगर आप सच में अपने जीवन को लेकर चिंतित हैं तो आप सिर्फ किताब के पीछे भागेंगे, आप सिर्फ किताब के पीछे भागेंगे। लेकिन आप अपने जीवन में किताब को लेकर चिंतित नहीं है तो फिर मोबाइल के पीछे भागेंगे, लड़की के पीछे भागेंगे, शादी ब्याह के पीछे भागेंगे, किसका शादी हो रहा है जाना है, किसका बर्थडे है उसके सेलिब्रेशन में जाना है, समझ गए। लेकिन जो सच में चिंतित होता है वो इन सभी चीजों के पीछे नहीं भागता है, बल्कि वो किताब के पीछे भागता है। तो जहांगीर को जनता में कोई खास रुचि था ही नहीं। देखिए जब मेहनत करके किसी भी चीज को आप प्राप्त करते हैं ना, तो फिर उसका महत्व आपको समझ में आता है। और जब कोई चीज बिना मेहनत का मिल जाता है तो फिर उसका महत्व समझ में नहीं आता है, समझ गए। तो जहांगीर को तो एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था, विरासत में मिला था। तो जहांगीर को उस साम्राज्य का महत्व नहीं समझ में आता था कि उस साम्राज्य का महत्व क्या है। लेकिन अकबर ने एक एक ईंटा जोड़कर एक बड़ा महल बनाया, एक बड़ा साम्राज्य बनाया, एक एक क्षेत्र को शामिल करके एक बड़ा साम्राज्य बनाया। तो अकबर उसके महत्व को समझता था, लेकिन जहांगीर इसके महत्व को नहीं समझता था। जहांगीर की रुचि शराब में होती थी और चित्रकारी में होती थी, समझ गए, शराब चित्रकारी, यही 2 चीज में। हाँ नूरजहां में, हाँ नूरजहां में, ठीक है। जिसके जीवन में सिर्फ शराब है
वो भी ठीक है, वो भी ठीक रहेगा। जिसके जीवन में सिर्फ सबाब है वो भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जिसके जीवन में शराब सबाब दोनों आ गए उसका काम खत्म है फिर, समझ गए। तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब गलत चीज है, समझे। अभी आपका उम्र है, देखिए हर उम्र का जो है एक ये होता है, अभी आपका उम्र है किताब कॉपी का, पढ़ने लिखने का, तो अभी हम तो आपसे यही चाहेंगे कि आप ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए सिर्फ और सिर्फ किताब कॉपी, सिर्फ और सिर्फ किताब कॉपी, दूसरा कुछ नहीं। अरे सही बता रहे हैं, देखिए विवेकानंद का दिमाग स्ट्रांग था, समझ गए। ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे विवेकानंद, समझ गए। तो आप लोग चीजों को समझते नहीं है, सिर्फ कह देते हैं कि हाँ विवेकानंद हमारे आदर्श, लेकिन उसके विषय में कुछ जानते नहीं है, समझे। विवेकानंद का स्टेटमेंट है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। लेकिन क्या आज के लोग में यह गुण है? उठेगा जगेगा, अब पता चलेगा भाई का शादी है, दौड़ जाएगा किताब कॉपी छोड़ के। लक्ष्य प्राप्ति वही भौजाई प्राप्त करना है कि लक्ष्य प्राप्ति दरोगा बनना है? तो दरोगा बनना है तो किताब कॉपी पढ़िएगा ना। देखिए इस चीज को समझिए, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्ति ना कर लो। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? आपके जीवन के संदर्भ में हम बोल रहे हैं, आपके जीवन के संदर्भ में इसका मतलब यह होता है कि किताब कॉपी पकड़े। जिस रोज हमने अपना लक्ष्य बनाया दरोगा बनना, उस रोज किताब कॉपी पकड़े, तो जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है तब तक कुछ नहीं करना है, ना घर जाना है, ना छठ में जाना है, ना भाई के शादी में जाना है, ना बहन के शादी में जाना है। इसका यह मतलब होता है कुछ में नहीं जाना है, कुछ में नहीं, किसी भी चीज में नहीं। मर जाए जी जाए, अरे मानव है, कोई जन्म लेगा कोई मरेगा, लेकिन आपके जीवन का उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप स्वयं के विषय में सिर्फ सोचिए, दूसरे किसी के विषय में आप सोचिए ही नहीं। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो, अगर नहीं सफल होना है तब तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। मामी के शादी में जाइए, भौजाई के शादी में जाइए, सबके शादी में जाइए, मामी के एनिवर्सरी में जाइए, समझे। हाँ तो नहीं जाएगा, और इसलिए बोल रहा था ऑनलाइन जोड़ेंगे, मुंह तो तोड़ देंगे। अब तो आपका ऑनलाइन कभी जुड़बे नहीं करेगा। कौन चीज का एग्जाम? बीएड का एग्जाम 28 तारीख से, शादी भी है। अच्छा चलिए चलिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांति शांति शांति। पढ़ते हैं ना जी, इसे मारते हैं, किसी को मारे हैं, चोट लगता है? चलिए सुनिए, अब देखिए, तो जहांगीर की चित्रकारी में काफी ज्यादा रुचि थी, जहांगीर की चित्रकारी में काफी ज्यादा रुचि थी, और जहांगीर के दरबार में कई सारे चित्रकार थे। फारूक बेग, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, आगा रजा खां, ये सभी जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे। और हम आपको बता दें कि आगे जब मुगल प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाएंगे तो वहां पर मुगल चित्रकारी विस्तार पूर्वक बताएंगे। मुगल चित्रकारी की शुरुआत बेसिकली हुमायूं के काल से हुई। बाबर की रुचि थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया था बाबर। आगे चित्रकारी में हम आपको बताएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। तो चित्रकारी का अगर सबसे ज्यादा विकास किसी के कालखंड में हुआ तो वह आपको जहांगीर था। जहांगीर को करने के लिए भी कुछ नहीं ना था जी, कुछ करने के लिए रहता तब ना बेचारा करता। इतना बड़ा साम्राज्य था, तो अपना चित्रकारी में अपना जीवन खपा दिया, नूरजहां में अपना जीवन खपा दिया, समझ गए। आगे है, आपको दो क्षेत्र था जिसको अकबर नहीं जीत पाया था। उत्तर भारत के अंतर्गत दो ऐसे क्षेत्र थे जिसको अकबर नहीं जीत पाए थे। एक था मेवाड़, एक था कांगड़ा, एक था कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा। तो जहांगीर के लिए बस यही दो क्षेत्र था जिसको जहांगीर को उत्तर भारत में जीतना था। तो जहांगीर ने सैन्य अभियान भी किए। जहांगीर ने 1615 में मेवाड़ का सैन्य अभियान किया, और 1615 में मेवाड़ का सैन्य अभियान करके 1615 में मेवाड़ का सैन्य अभियान करके मेवाड़ के शासक अमर सिंह के साथ चित्तौड़ की संधि किया, और फिर मेवाड़ को सशर्त मुगल साम्राज्य में मिलाया। फिर जहांगीर ने हिमाचल प्रदेश में स्थित कांगड़ा दुर्ग का अभियान 1620 में किया, और उस कांगड़ा दुर्ग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। और कांगड़ा दुर्ग को जीतने के उपलक्ष्य में जहांगीर ने गाय कटवाया था, और गाय कटवा करके जहांगीर ने कांगड़ा दुर्ग विजय अभियान का जश्न मनाया।
कांगड़ा दुर्ग विजय अभियान का जश्न एक गाय कटवा करके जहांगीर ने बनवाया था। तो उत्तर भारत के अंतर्गत जहांगीर ने उन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया जिसको अकबर नहीं मिला पाया था, मेवाड़ और कांगड़ा दुर्ग। और इसके बाद दक्षिण भारत को अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत की एक अजीबोगरीब स्थिति होती थी। जैसे कोई मुगल बादशाह था, दक्षिण भारत को जीत लिया, ठीक है, दक्षिण भारत को जीत लिया, मुगल बादशाह अपने राजधानी आया और फिर दक्षिण भारत के शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो आप याद कीजिए कि दक्षिण भारत में 4 गो राज था, खानदेश, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर। ये सब आप देखेंगे जहांगीर मिलाया, शाहजहां भी मिलाया, औरंगजेब भी मिलाया। मतलब मुगल बादशाह जीतता था फिर वह स्वतंत्र हो जाता था, फिर मुगल बादशाह जीतता था फिर वह स्वतंत्र हो जाता था। तो आपको जो जहांगीर है उसने भी दक्षिण भारत का अभियान किया, जहांगीर ने भी दक्षिण भारत का अभियान किया। और जहांगीर ने दक्षिण भारत का अभियान अपने सबसे योग्य, प्रतिभावान और राजनीतिक तौर पर सक्रिय पुत्र खुर्रम के नेतृत्व में किया। खुर्रम के नेतृत्व में किया। और खुर्रम के नेतृत्व में ही अहमदनगर, बीजापुर जैसे क्षेत्रों को जीतकर जहांगीर ने अपने साम्राज्य में मिलाया। और दक्षिण भारत विजयी होने के उपलक्ष्य में ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। और जब 1627 में जहांगीर का निधन हो गया तो जहांगीर के निधन होने के बाद जहांगीर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां बना, खुर्रम यानी शाहजहां बना। और ध्यान रखें कि आपको जहांगीर अपने शासनकाल के दौरान मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा व्यवस्था का प्रचलन किया, 2 अस्पा सिंह अस्पा व्यवस्था का प्रचलन किया। जैसे कि अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान मनसबदारी व्यवस्था का सृजन किया, मनसबदारी व्यवस्था का सृजन किया, उसी प्रकार से 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन जो है आपको जहांगीर ने किया। 2 अस्पा का मतलब 2 घोड़ा वाला सैनिक और सिंह अस्पा का मतलब 3 घोड़ा वाला सैनिक। 2 अस्पा का मतलब 2 घोड़ा वाला सैनिक और 3 अस्पा का मतलब 3 सॉरी सिंह अस्पा का मतलब 3 घोड़ा वाला सैनिक, सिंह अस्पा का मतलब 3 घोड़ा वाला सैनिक। तो 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन जहांगीर ने किया। और ध्यान रखें कि जहांगीर के एक विश्वसनीय व्यक्ति थे महावत खां, महावत खां, महावत खां। जहांगीर के जीवन काल के अंतिम दौर में महावत खां ने विद्रोह कर दी थी, महावत खां ने विद्रोह कर दी थी, लेकिन बाद में जाकर महावत खां के विद्रोह को दबा दिया गया। जहांगीर भी अपने जीवन के अंतिम काल में काफी चिंतित रहने लगे थे अपने संतानों को लेकर, उनके शासनकाल में हो रहे विद्रोह को लेकर। जहांगीर के शासनकाल में भी आंतरिक कलह, आंतरिक विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, कांग्रेस के बीच आंतरिक कलह चलता है, वही जहांगीर के जीवन काल के अंतिम दौर में भी जो है मुगल राज दरबार में आंतरिक कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिस वजह से जहांगीर चिंतित रहने लगे और अंततः जहांगीर का निधन हुआ। जहांगीर के निधन होने के बाद उन्हें लाहौर के शाहदरा में दफना दिया गया और जहांगीर के मकबरे का निर्माण उनकी प्रिय पत्नी नूरजहां ने करवाई, नूरजहां ने करवाई। समझ गए? तब एक बार आपका काम यह है कि पूरा को रीडिंग मार लीजिए तो, ताकि आपको सब बात समझ में आ जाए। ठीक है, जल्दी रीडिंग मारिए सब लोग। हाँ,
पढ़ लिए? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ लिए हो? आइए तो, आइए मेरे साथ याद कीजिए। चलिए, नूरजहां तक तो हम लोग याद कर लिए थे ना, नूरजहां तक याद कर लिए थे, उससे आगे की चीजों को याद करते। आइए आप बोर्ड पे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो मुगल बादशाह कौन? अकबर। कौन था? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया तब कौन था? जहांगीर। तो इसको ऐसे भी, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करना प्रारंभ? जहांगीर। ठीक है। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। और क्या जहांगीर ने हॉकिंस को व्यापारिक छूट दी? नहीं ना। जहांगीर से व्यापारिक छूट प्राप्त करने वाला अंग्रेज सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1600। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी? कैप्टन हॉकिंस को दी। किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल? अगाराजा, बिशनदास, फारूक बेग, ये सब किसके दरबार के चित्र? किसके दरबार के? जहांगीर के दरबार थे। मेवाड़ और कांगड़ा को जीतकर मुगल साम्राज्य में किसने मिला? मेवाड़ को जीतकर जहांगीर ने कब मुगल साम्राज्य में मिलाया? 1615। समझ गए? 1615। और इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है आपको कांगड़ा को जीतकर कब मिला? 1620 में जीतकर मिलाया। इसके बाद आगे बताइएगा कि किस विजयी अभियान का जश्न एक गाय कटवा कर मनाया था? कौन सा? कांगड़ा। समझिए, कांगड़ा। और इसके बाद जहांगीर ने दक्षिण भारत का अभियान किसके नेतृत्व में किया? खुर्रम। किसके नेतृत्व में? दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? दो अस्पा सिंह अस्पा किसने? और जहांगीर के निधन होने के बाद उन्हें कहां दफनाया गया? लाहौर के शहादरा। जहांगीर को कहां दफनाया गया? लाहौर के शहादरा। और इसके बाद आगे बताइएगा जहांगीर के मकबरा का निर्माण कौन करवाई? इतना बात क्लियर है? चलिए, अब होमवर्क सुनेंगे। ठीक है, दीजिए तो। आंसर ठीक किया हुआ है ना? ठीक, फटा लाइए वो। देखिए, एगो बात बोलते हैं। ठीक है, बात यह है, चुनौती से जितना भागिएगा ना उतना ज्यादा चुनौती आपके सामने खड़ा होगा। चुनौतियों का डटकर सामना कीजिए। समझ गए? मतलब होमवर्क से भागिए नहीं, होमवर्क को कीजिए। अगर आपको सफल होना है तो आज ना कल आपको पढ़ना पड़ेगा आपके सिलेबस को। तो कल पढ़ना होगा, उससे बेहतर है आज ही पढ़ ले हम। समझ गए? आते हैं पीछे से आते हैं। पहले पीछे से आते हैं, आगे भी पूछेंगे, पहले पीछे से आते हैं। सब आगे वाला पीछे आगे बैठा, लेकिन विद्यार्थी भी कितना है आज? ठीक है, देखिए ई क्लासरूम में भी नहीं है विद्यार्थी।
कहां पीछे भाग गया? भाग क्या लेखा वर्ष की अवधि क्या है? भारत में लेखा वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल से 31 जनवरी, 31 मार्च। बैठ जाइए। ठीक है, खनन ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस सर्वाधिक योगदान है? शांत रहिए आप लोग। का सर्वाधिक योगदान है? सब पढ़े हैं, ईमानदारी से बताइए। क्या करने आए हैं पटना? क्या, कहाँ घर है? औरंगाबाद। क्या करने आए? पापा क्या करते हैं? है? काम करते? कौन काम करते? क्या? कपड़ा का दुकान करते हैं? दुकान और करते हैं तो है? क्या काम करते हैं? क्या? अच्छा ठीक है, मेहनत करके पैसा कमाते हैं कुल मिला करके, तो उसका सदुपयोग नहीं कीजिएगा जी। सही रो, खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ, जनसंख्या से। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ऐसे भी पढ़ने वाला चेहरा तो लगता है नहीं। उधर पीला टी शर्ट, खड़ा होइए। अमीरों की तुलना में गरीब बचत, अमीर की तुलना पर हिस्से, अपनी आय की अपेक्षा के लिए छोटे हिस्से, अपनी पूरी आय। टोपी, खड़ा हो जाइए। टोपी, खड़ा हो जाइए। राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। जाइए। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष क्या है? 2011, 12, 11, 12। जाइए, बड़ी बुरा है। खड़ा हो जाइए हीरो, खड़ा होइए न जल्दी जी, आप ही को बोल रहे हैं। संचार किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, किस क्षेत्र में है? तृतीयक। बैठ जाइए। खड़ा होइए।
भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ है? 1949। बैठ जाइए। खड़ा होइए। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। खड़ा हो जाइए। वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? वास्तविक राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन बी स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन सी भावी कीमत पर राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन डी भूतकालीन कीमत पर राष्ट्रीय आय से। ना, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय से। पहला क्लास है आपका, ठीक है बैठिए। बैठिए, खड़ा होइए। आपका भी पहला क्लास नहीं ना है? 3-4 क्लास। तो इस बैच में आपको भेजा क्या है? हम ही भेजे? अच्छा, पहले ऑनलाइन पढ़ते थे तो हम भेजे? मार रहे झूठ बोल रहे हैं, क्या बात करते सीधा। इस बैच में हम कैसे भेज देंगे? पहला क्लास, अंतिम क्लास। निम्नलिखित में से किस विधि से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है? उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, उपरोक्त सभी। आय विधि, आय विधि, उत्पाद विधि से, उत्पाद विधि से। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो जनसंख्या कम है, सब भाग गई है। चश्मा वाली खड़ा होइए। राष्ट्रीय आय है ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी बाजार मूल्य पर निवल देशीय उत्पाद, ऑप्शन सी उत्पाद लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन डी यही वाला सी। रट के आई है लगता है। बैठ जाइए, बैठ। खड़ा हुई, खड़ा हुई। हाँ। वर्तमान में, अच्छा नहीं, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? बैठ जाइए। लड़की लोग बढ़िया है, सब रट के आई है, हल्का हल्का पूछ रहे हैं। अच्छा, खड़ा होइए हीरो, खड़ा होइए। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। ऑप्शन ना, ई क्वेश्चन में ऑप्शन दे। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। नहीं पढ़े हैं? काहे नहीं पढ़े हैं? घर गए थे? घर में क्या था? शादी था तो? अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। खड़ा हुई, लड़की खड़ा हुई। हाथ तक झूठ बोल देता, झूठ बोलता है। पार्टनर है आपका क्या? निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, ऑप्शन बी लॉटरी जीतना, ऑप्शन सी नए पिलो। क्या पूछेंगे, अजीब हाल है। लॉटरी जीतना पढ़े हैं? अच्छा ठीक है, बैठिए। खड़ा हुई, खड़ा हुई। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार। कृषि तो वो सब बोल रहा है, बकलोल है। चलिए हीरो खड़ा हुई उधर। बैठिए, 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 बैठिए। नहीं मार रहे हैं, भाग जाइएगा तो पढ़ाएंगे हम दीवाल को। बीमार पड़ गया आज तो हाथ गोड़ तोड़ देते हैं हम। चलिए बैठ जाइए, बैठिए, 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 बैठिए न पूछते हैं, बैठिए न पूछते हैं। अरे सब चीज पूछेंगे, काहे चिंता करते हैं? अभी होमवर्क पूछेंगे हम, और क्लास भी आ गया। पकड़ी तो खड़ा होइए।
व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? मूल्यह्रास व्यय शामिल नहीं किया जाता है। खड़ा होइए जल्दी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? क्या किसके द्वारा की जाती है पूछ रहे? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। खड़ा होइए तो। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ है? बोलिए। नील बटे सन्नाटा। चश्मा वाली उधर खड़ा होइए तो। हाँ खड़ा होइए। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, ऑप्शन बी विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, ऑप्शन सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। विश्व बैंक से। ठीक है, बैठ जाइए। बैठने बोले हैं जी। अच्छा, इधर व्हाइट शर्ट खड़ा हुई। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? प्रति व्यक्ति उत्पाद। ठीक है, बैठ जाइए। आप बोले कहां है? आप बोले हैं? बोला है? अच्छा, उधर उधर उधर। सेकेंड वाली आप। हाँ इधर खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए जी आप। हाँ, भारत सरकार का नवीन आर्थिक नीति कब लागू हुआ है? 2011-12। मार फटास ठीक कर। 1991-92। 1991-92। बैठ जाइए सब लोग। चलिए अगला होमवर्क सुन लीजिए। क्या वो लेक्चर है टोटल? मुद्रा और बैंकिंग में क्या वो लेक्चर? कितनों लेक्चर हो उससे कोई मतलब नहीं। अगले शुक्रवार, अगले शुक्रवार। डेढ़ 150 क्वेश्चन। अच्छा सुनिए, 9 को लेक्चर है, 9 दिन दे देते हैं, तब हो जाएगा। अगले यानी इस सोमवार के अगले सोमवार को इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और बैंकिंग, बड़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हम आपको यहां पर बता दें कि यहां से एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स परीक्षा में फिक्स है, आएगा मतलब आएगा, समझ गए? तो मुद्रा और बैंकिंग को कर लीजिएगा। अब कुछ लोग को कंफ्यूजन होगा कहां से करेंगे, तो संस्थान के आपके एप्लीकेशन पर जो है आपके ऑनलाइन बैच में जो है इकोनॉमिक्स का वीडियो अपलोड किया गया है, तो उसमें चैप्टर नंबर 3 में 9 लेक्चर है, उसको जाकर के आप देखिए, उसका ऑब्जेक्टिव आंसर कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या है? ज्योग्राफी में क्या है? प्राकृतिक नहरें और सिंचाई। चलिए ठीक है, अगला जो होमवर्क है चैप्टर नंबर 12 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। सिर्फ एक चैप्टर दे रहे हैं, सिर्फ एक चैप्टर इसलिए दे रहे हैं कि यह चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, यहां से एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो बढ़िया से कर लीजिएगा। अब होमवर्क पूछते हैं इसमें से। चलिए जवाब दीजिए। हो भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहां? हिमालय। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की? खैर। सागौन और साल किसके उत्पाद है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है? वन। जंगल की आग किसे कहा जाता है? ब्यूटिया मोनो। अच्छा, किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता? छत्तीस। किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? फर्न में। फर्न में। कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देव। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति कौन राज्य में? असम और केरल। असम और भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा? मध्य। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र? पश्चिमी। पश्चिमी चंपारण। घाट प्रभा नहर परियोजना हाँ कर्नाटक में है। कहां है? कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य? पंजाब है ना? पंजाब है। मंगलम सिंचाई परियोजना कौन राज्य में? केरल। मंगलम सिंचाई परियोजना भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था? दिनसा जे दस्तूर। दिनसा जे दस्तूर। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत? सर आर्थर कॉटन।
निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा किसमें है? हरियाली योजना संबंधित है। जल प्रबंधन। बंकिंघम नहर स्थित है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल। चलिए अगला होमवर्क दे दिए हैं। अब आगे जो है एक डेली टेस्ट सीरीज के विषय में हम बार बार कहते हैं। देखिए आप लोग को पहले पढ़ाना प्रारंभ किए हैं, बहुत कुछ पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग चीजों को गंभीरता से लीजिए। और जैसा कि आपको पेपर सब में दिया है, दिसंबर से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तो दिसंबर से भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होगी, मतलब दिसंबर में नोटिफिकेशन आने की संभावना है और फिर जनवरी तक फॉर्म गिराया जाएगा और लगभग आप मान करके चलिए अप्रैल मई में परीक्षा होने की संभावना है। तो आपके पास पर्याप्त समय है, चीजों को गंभीरता से लेते हुए अच्छे से कीजिए, आराम से कीजिए। देखिए इकोनॉमिक्स में कितना दिन का हम आपको समय दे रहे हैं, एक चैप्टर में 6 से 7 दिन। आपकी अगर इच्छा हो तो आप निश्चित तौर पर उसको कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में 2213 में 7 से 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स दोनों सीटिंग में पूछा गया था। इस बार भी प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आप कर लीजिएगा। निश्चित तौर पर आप गंभीरता से चीजों को लेकर के कीजिए। और इसके बाद जो है जो फुल लेंथ टेस्ट, आप ही लोग के लिए फुल लेंथ टेस्ट प्रत्येक शनिवार को आयोजित करते हैं। भले उसका रिजल्ट नहीं आता है, टॉप 3 का तो आ जाता है, समझ गए, लेकिन टेस्ट देते हैं तो खुद तो पता चलता है ना जी, कहां सही कर रहे हैं कहां गलती कर रहे हैं। रिजल्ट भी जो है हम देंगे, थोड़ा सा मैनेजमेंट जो है इधर उधर है एक आध गो लड़का के कारण, तो उसको बेहतर करते हैं। और कल जो है आपका 12 बजे से टेस्ट है। टॉप 3 में आइएगा तो पता चल जाएगा कितना मार्क आया है, टॉप 3 से बाहर आइएगा तो पता नहीं चलेगा, समझ गए। लेकिन प्रयास करेंगे कि रिजल्ट जो है आपको देने का, समझ गए। तो आपको जो है कल एक तो 10 से 12 आपका क्लास है, 12:30 बजे से आपका टेस्ट है, 12:30 बजे से आपका टेस्ट है। और ध्यान रखें कि बाहरी लड़का भी आ जाता है, इसलिए आप अपना आई कार्ड लेकर के आए ताकि आप टेस्ट में शामिल हो सके, समझ गए। हाँ 12:30 बजे से नहीं, 12:30 बजे से 12:30 बजे से 12:30 बजे से 12:30 बजे मतलब 12:30 बजे 12:30 बजे से टेस्ट होगा। 12:30 बजे से टेस्ट होगा, जैसे पिछले सैटरडे हुआ था। हाँ तो कल जो है 12:30 बजे से जो है आपका टेस्ट है, तो टेस्ट भी दे दीजिएगा। फिर रविवार को पूर्णतः छुट्टी है, रविवार को जो है चीजों का रिवीजन करने का प्रयास कीजिए जो भी सप्ताह में पढ़ाया जाता है। और एक डेली टेस्ट सीरीज को लेकर बच्चा का कंफ्यूजन है कि डेली टेस्ट सीरीज कहां होता है, तो जैसे संस्थान के एप्लीकेशन पर आप क्लास करते हैं वैसे ही डेली टेस्ट सीरीज संस्थान के एप्लीकेशन पर होता है। एक सेगमेंट है डेली टेस्ट सीरीज, उसी में आपको मंथली जो है दिया हुआ रहता है। अभी अक्टूबर नवंबर चल रहा है, सोमवार से जो है दिसंबर माह का टेस्ट प्रारंभ होगा, तो वहां पर जाकर परचेज करके जो है आप 149 रुपया में 20 टेस्ट दे सकते हैं, समझिए। कभी काल ज्यादा भी हो जाता है, 22 भी हो जाता है, 25 भी हो जाता है। जैसे अक्टूबर नवंबर माह में 149 रुपया में 22 टेस्ट हो गया, तो 20 कम से कम रहेगा, उससे ज्यादा भी हो जाता है, कभी काल कर देते हैं, समझ गए। तो ये चीज है, तो सब चीज हम आपको बता ही दिए हैं। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। कल टेस्ट में हम मिलेंगे 10 बजे से, बिट्टू सर का क्लास है, क्लास में आइए। धन्यवाद सभी लोगों का, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।